अब हम क्लास 11th की जो है फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं फिजिक्स +1 फिजिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। स्टूडेंट्स, +1 फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं और 2 वॉल्यूम यानी कि 2 पार्ट्स हैं फिजिक्स के। फर्स्ट पार्ट में 5 यूनिट्स हैं, नेक्स्ट में 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और इसके 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड, और इसी पे जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि जहां हम रहते हैं, भौतिक संसार जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो इससे को करने से पहले हम जान लेते हैं कि साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस? स्टूडेंट्स, आपने 10th तक पढ़ा है साइंस, ठीक है, साइंस के बारे में। तो साइंस होता क्या है? आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उनको देखते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, फिर आप नॉलेज गेन करते हो, यही करते हो आप। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नॉलेज गेन करना क्या कहलाता है? साइंस। विज्ञान, देखकर, ऑब्जर्व करके ज्ञान प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है? साइंस। ठीक है, तो द नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, दैट इज साइंस। द नॉलेज that we gain from experiments and observations। तो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स अब हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स जान लेते हैं कि फिजिक्स जो है वो क्या होती है। तो क्या है स्टूडेंट्स फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या है स्टूडेंट्स? द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, नेचर और नेचर में घटित होने वाली चीजें, घटनाएं, परिघटनाएं, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? वो ब्रांच है साइंस की, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अर्थक्वेक, भूकंप कैसे आता है, ये एक परिघटना है, नेचुरल फिनोमिना है। साइक्लोन्स कैसे आते हैं, अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, कितने टाइम में रिवॉल्व करती है, सन किस चीज का बना हुआ है, अर्थ किस चीज की बनी हुई है, मून क्यों रिवॉल्व करता है, कितने टाइम में रिवॉल्व करता है, कौन कौन से मटेरियल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों की स्टडी इसमें आता है फिजिक्स में। ठीक है, लॉज वगैरह आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल लॉ है जो न्यूटन ने दिया था। तो जितनी भी चीजें हम नेचर में देखते हैं, तो वो सब किस चीज में आती हैं? फिजिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स हमारा हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है कि फिजिक्स जो है वो पार्ट है बहुत सारे और भी जो सब्जेक्ट्स हैं या साइंस है, जैसे मैथमेटिक्स, क्योंकि हम मैथमेटिक्स फॉर्मूले भी करते हैं फिजिक्स में कैलकुलेशन के लिए, तो मैथमेटिक्स में भी यूज होती है फिजिक्स। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो कंप्लीटली फिजिक्स पर ही बेस्ड है। अब जैसे एरोप्लेन बनाया, वो भी लास्ट पे बेस्ड है कि उसका इंजन कैसे वर्क करता है, वो पूरा थर्मोडाइनमिक्स पे बेस्ड है, और वो किस में आता है? फिजिक्स में आता है। ठीक है, एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है, मोटर कैसे वर्क करती है, लॉज ऑफ मोशन है, हम चलते हैं, क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं, हम पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एयर में फ्रिक्शन लग रही है या वाटर में फ्रिक्शन लग रही है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो कंप्लीटली किस पे बेस्ड है? फिजिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद हम नेचर की स्टडी करते हैं। तो नेचर में हर चीज किससे मिलके बनी हुई है? कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। तो एटम्स वगैरह की स्टडी करते हैं,
तो एटम्स है तो केमिकल रिएक्शंस भी होंगी, और केमिकल रिएक्शंस है तो वहां पे केमिस्ट्री है। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी किस पे बेस्ड है स्टूडेंट्स? फिजिक्स पे बेस्ड है। ऐसे बायोलॉजी भी, क्योंकि हमारे अंदर भी एटम्स वगैरह हैं, या जो भी सर्कुलेशन वगैरह होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, तो वो भी किस पे बेस्ड है? फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है वो बहुत सारी जो है साइंसेस या साइंस कह लो, उनका एक बेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी फोर्सेस हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्स हैं? तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल फोर्स, वैसे तो बहुत सारी फोर्सेस हैं, लेकिन जो फंडामेंटल फोर्स है, जो आधारभूत है, जो बेसिक फोर्सेस है नेचर में, वो क्या है? 4 हैं। ठीक है, कितनी है स्टूडेंट्स? 4 हैं। तो सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे इलेक्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। जब हम चार्जेस की स्टडी करते हैं एट रेस्ट, तो वो क्या रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुई? इट इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस। ठीक है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी लिख सकते हो आप इंटरेक्शन की जगह। ठीक है, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा कि 2 चार्जेस जो होते हैं अगर सेम है तो वो रिपेल करेंगे, और अगर वो अपोजिट हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इंटरेक्शन लिखा है। इसमें अट्रैक्शन भी आएगा और इसमें रिपल्शन भी आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस। ठीक है, एक चार्ज आपका ये है, एक चार्ज आपका ये है, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो फोर्स क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रिपल्सिव भी हो सकती है और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे फोर्स F1, यहाँ पे फोर्स F2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो R। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। This force is directly proportional to the product of the 2 charges. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, it is inversely proportional to the square of the distance between them. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास क्या आएगा? F is directly proportional to Q1 Q2 by R square, या फ्रॉम की जगह जो है हम कंबाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को स्टूडेंट्स जब हम हटाते हैं तो कोई ना कोई चीज जो है वो कांस्टेंट आती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? K, Q1 Q2 by R square। ठीक है, K की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो किसके इक्वल होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स ये एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये जो है हमारा कूलम्स लॉ भी कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है ये, कूलम ने दिया था तो इसको कूलम्स लॉ भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो हम अब देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, नंबर 1। एक तो ये क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व रहती है। ठीक है, नेक्स्ट
इट डिपेंड्स ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे, 1/r² पे ये डिपेंड करती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल मतलब दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये उस पे अप्लाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग रेंज की फोर्स होती है, इट इज ए फोर्स ऑफ लॉन्ग रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसी फोर्स होती है ये, लॉन्ग रेंज की फोर्स होती है। ठीक है। ठीक है। और फिफ्थ, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है। कंजर्वेटिव कंजर्व्ड रहती है, पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करती, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करती है, सेंट्रल फोर्स होती है, दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे लगती है, लॉन्ग रेंज की होती है, यानी कि बहुत ज्यादा दूरी में, ये तो नहीं है यहाँ से यहाँ पे ही लगेगी, नहीं, ये लॉन्ग रेंज की नहीं होती है, शॉर्ट रेंज की होती है। ठीक है। शॉर्ट रेंज की होती है यानी कि थोड़े में लगती है। ठीक है। चार्जेस क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनमें लगेंगे बिल्कुल कम में, यानी कि 10⁻⁻15 तक, -10 तक भी लग जाती है। ठीक है। इतने मीटर के अंदर अंदर ये लगेंगे। तो शॉर्ट रेंज की फोर्सेस होती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। नेक्स्ट हम फोर्स पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेक्स्ट हमारी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है, विश्व में, यूनिवर्स में, संसार में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। जैसे कि सन और बाकी प्लैनेट्स में, अर्थ और मून में। ठीक है। तो इन सब में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे आता है, किस चीज की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। अब हमने एक बॉल ऊपर फेंकी, वो बॉल हमें नीचे आती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन क्या अर्थ भी उसके पास अट्रैक्ट होती है, तो आंसर क्या होगा, यस। लेकिन हमें अर्थ तो मूव